गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन सोशल साइंस क्लास। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने एक चैप्टर शुरू किया था, चैप्टर नंबर 4, एयर अराउंड अस। और इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था 4 डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फियर्स। लेयर्स कौन कौन सी हैं? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। और इन लेयर्स की हमने अलग अलग फीचर्स भी स्टडी की थी, और हमने अलग अलग जो इस लेयर के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बारे में जाना था। जैसे ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, वेदर चेंज होता है। और ये वेदर क्यों चेंज होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल्स। और दूसरा इसकी क्या ख़ास जो है फीचर है, टेम्परेचर लो हो जाता है। जैसे ही हम हाइट पर, हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, 165 मीटर असेंड, यानी कि 165 मीटर के बाद 1 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर कम होता जाता है। तो ये मेनली फीचर थी हमारी फर्स्ट लेयर की, जो एटमॉस्फेयर की फर्स्ट लेयर है, ट्रोपोस्फेयर। सेकंड लेयर है हमने स्टडी की स्ट्रेटोस्फेयर। तो इसमें क्या जो मेन फीचर्स थी इसकी, इसमें एयर जो क्राफ्ट से कैन फ्लाई इजीली। और ये क्यों ऐसा पॉसिबल होता है? ड्यू टू द विजिबिलिटी। और इस लेयर में हमने क्या स्टडी किया कि इस लेयर के अंदर एक ओजोन लेयर भी है, और उस ओजोन लेयर की वजह से जो अल्ट्रा वायलेट सन रेज़ हैं वो हमें हमारे तक पहुंचने नहीं देती। ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है उन रेज़ से। अगर वो रेज़ अर्थ के ऊपर पहुंच जाती हैं तो उससे बहुत सारी हमने पढ़ी थी, रीडिंग की थी चैप्टर के अंदर, कि अल्ट्रा वायलेट रेज़ से जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं, स्किन कैंसर्स हैं, या बहुत सारी एलर्जीज़, डिफरेंट जो एलर्जी है, स्किन एलर्जी, वो हो जाती हैं। तो ओजोन जो एक लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, वो लेयर जो है सन रेज़ को अर्थ के ऊपर पहुंचने से रोकती है। थर्ड एटमॉस्फेयर की लेयर थी मेसोस्फेयर। इसमें क्या विशेषता थी मेसोस्फेयर की, कि इसमें जो मिट्योर्स हैं वो बर्न हो जाते हैं। जैसे ही मिट्योर्स जो है स्पेस से नीचे इस लेयर के कांटेक्ट में आते हैं, तो यहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा होने की वजह से कह लो, या कुछ उसके अंदर जो टेम्परेचर है उसकी वजह से कांटेक्ट में आने से ये बर्न हो जाती हैं। लास्ट लेयर थी हमारी एटमॉस्फेयर की थर्मोस्फेयर। इसमें एयर इतनी थिन हो जाती है, ठीक है, थिन लेयर की वजह से जो आयरन पार्टिकल्स हैं वो चार्ज हो जाते हैं, और उनकी चार्जिंग की वजह से जो वायरलेस कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल होता है। जो भी हमारे स्पेस के अंदर सैटेलाइट हैं वो अपने जो नेट क्या कह सकते हैं, रेंज है जो, वो नीचे तक पहुंचती है। वायरलेस में क्या आता है, फ़ोन वगैरह आ गए, रेडियो आ गया, टीवी आ गया, जिसमें हम ऑडियो वीडियो दोनों कर सकते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन है, ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल हमें जो है इसलिए होते हैं क्योंकि जो थर्मोस्फेयर है वो रेंज को जो है एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाती है। तो हर एक लेयर की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। तो आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम डू यू नो में देखें क्या है। इन द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर माइक्रोस्कोपिक क्या होते हैं? बहुत ही छोटे कण, माइक्रोस्कोपिक, बहुत ज़्यादा छोटे, जिन्हें हम नहीं देख सकते, डस्ट पार्टिकल्स स्कैटर इन कमिंग सोलर रेज। एटमॉस्फेयर की जो सबसे अपर लेयर है, ठीक है, जो पहली लेयर है जिसे हम क्या कह सकते हैं, ट्रोपोस्फेयर, उसमें इतने ज़्यादा छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक, और वो सोलर रेज़ के अंदर स्कैटर होते हैं। स्कैटर क्या होते हैं? फैले हुए होते हैं। जैसे ही देखो हमारे घरों के अंदर सनलाइट आती है तो वो
जो सनलाइट की रेज़ हैं उसके अंदर हमें कुछ उड़ता हुआ दिखाई देता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, अदरवाइज़ वह विजिबल नहीं है, लेकिन सनलाइट में वो हमें दिखाई देते हैं। वो डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, अब्जॉर्ब्स ऑल कलर्स एक्सेप्ट ब्लू, ब्लू को छोड़कर जितने भी सन रेज़ के अंदर कलर हैं उस लेयर के अंदर क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ब्लू कलर जो है एब्जॉर्ब नहीं होता और ये वापस चला जाता है स्पेस में, जिसकी वजह से हमें जो स्काई का कलर है वो ब्लू ही दिखाई देता है। क्योंकि रेज़ के अंदर हमने पढ़ा है ना, साइंस के अंदर भी आप स्टडी करते हो कि जो 8 कलर्स हैं जिसे रेनबो बोलते हैं वो होते हैं, और जब जैसे ही डस्ट पार्टिकल उस पर स्कैटर हो जाते हैं तो डस्ट पार्टिकल एब्जॉर्ब कर लेते हैं सभी कलर्स को ब्लू को छोड़कर, और ब्लू कलर वापस स्पेस में चला जाता है। इसकी वजह से स्काई जो है हमें ब्लू दिखाई देता है। एयर एंड इट्स कंपोजिशन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हवा और उसकी जो कंपोजिशन है कि हवा में और क्या क्या जो गैसेस हैं विद्यमान है, क्या होता है हवा के अंदर, क्योंकि हवा जो है हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। द एयर विच वी इनहेल, जो भी हवा है, देखो एयर है, एयर में हम किस चीज़ को इनहेल करते हैं, कौन सी गैस को, ऑक्सीजन को, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ऑक्सीजन। इनहेल क्या होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं। इज़ नॉट अ सिंगल गैस बट अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, जिस हवा को हम इनहेल करते हैं वो कोई अकेली गैस नहीं है, इसके अलावा भी एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस का मिश्रण है, मिक्सचर है। इट इज़ फाउंड दैट अप टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 90 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस द प्रपोर्शन ऑफ 3 मेजर गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज यूनिफॉर्म, यानी कि 90 किलोमीटर अर्थ से ऊपर अगर हम जाते हैं 90 किलोमीटर तक, तो जो प्रपोर्शन है 3 मेजर गैसेस का वो यूनिफॉर्म है, यानी कि 90 किलोमीटर तक 3 मुख्य गैसें पाई जाती हैं जिनका प्रपोर्शन जो है यूनिफॉर्म है, एक जैसा है। दीज मेजर गैसेस आर, अब ये 3 गैसेस जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। बट अबव 90 किलोमीटर, लेकिन 90 किलोमीटर से जब ऊपर जाते हैं और ऊपर जाते हैं, द कंपोजिशन बिगिन टू चेंज, जो कंपोजिशन है गैसेस की वो चेंज होनी शुरू हो जाती हैं। किसकी वजह से, ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रपोर्शन ऑफ लाइटर गैसेस, क्योंकि जो फर्स्ट लेयर है उसमें गैसेस, सभी गैसेस होती हैं, लेकिन उनमें से सबसे डेंसेस्ट गैसेस कौन सी हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन 90 किलोमीटर अबव अगर अर्थ सरफेस से जाते हैं तो वहाँ पर जो गैसेस पाई जाती हैं वो लाइटर होती हैं, लाइट वेट की होती हैं। इनमें एग्जांपल दिया हुआ है हीलियम। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस, अब इन गैसेस के अलावा क्या है, एयर आल्सो contains some amount of dust particle and water vapors। गैसेस के अलावा एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, डस्ट पार्टिकल, धूल कण और वाटर वेपर, जो अर्थ से हवा में पानी उड़ जाता है वो वेपर जो है वो एटमॉस्फेयर में ही कंडेंस हो जाते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंट इन द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि जो डिफरेंट गैसेस हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ एक पाई चार्ट दिया हुआ है बेटा, हम पाई चार्ट में इसको क्लियर करेंगे। सबसे ज़्यादा देखो नाइट्रोजन है, उसके बाद सेकंड नंबर पर आ जाती है ऑक्सीजन, फर्स्ट नंबर पर नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, उसके बाद है ये परसेंटेज भी लिखी हुई है, नाइट्रोजन 78 है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है 20.9%, और अदर गैसेस में क्या आ जाती हैं, आर्गॉन गैसेस हैं 0.90%, 0.17% अदर गैसेस, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है बेटा
नोट करेंगे इसको 0.03 यानी 1 पॉइंट से भी बहुत कम CO2 है। और उसके बाद भी देखो प्रॉब्लम्स हैं अर्थ के ऊपर बढ़ रही हैं, हीट बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो नेक्स्ट है फर्स्ट गैस हमारी जो पाई जाती है एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन। इट ऑक्यूपाई 78% ऑफ द टोटल वॉल्यूम इन द एयर। हवा के अंदर इसका टोटल वॉल्यूम कितना है? 78%। इट इज़ थस द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस, यानी कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में, वॉल्यूम में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। ठीक है। बट हैज़ ए लिटल डायरेक्ट इम्पोर्टेंस टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत ज़्यादा जो है इसका वॉल्यूम है, बट उसके बावजूद भी इसका बहुत ही लिटल यानी बहुत कम डायरेक्ट इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। व्हेन वी इनहेल एयर, जब हम हवा को इनहेल करते हैं, मेजर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज़ नॉट यूटिलाइज्ड इनसाइड्स आवर बॉडी सिस्टम। हमारे अंदर नाइट्रोजन का बहुत कम हिस्सा यूज़ होता है, क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो सारी गैसेस ही जाती हैं अंदर, तो उसमें नाइट्रोजन बहुत कम हमारी बॉडी के अंदर उसका यूज़ हो पाता है, अब्जॉर्ब नहीं करती बॉडी। ऑन द कॉन्ट्रेरी प्लांट्स एब्जॉर्ब्स नाइट्रोजन थ्रू द सोइल। इसी तरह प्लांट्स जो हैं वो भी नाइट्रोजन को डायरेक्ट अब्जॉर्ब नहीं करते, वो सोइल के थ्रू प्लांट्स जो हैं अब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन को। दिस इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स टू सपोर्ट देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स। बट नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये ग्रोथ और उनकी डेवलपमेंट में, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे ह्यूमन बीइंग हो, हमारी जो ग्रोथ होती है, हाइट बढ़ती है, हम बड़े होते हैं। ठीक है। तो ये सारा जो प्रोसेस है वो नाइट्रोजन की वजह से पॉसिबल होता है। थस नाइट्रोजन इज़ इनडायरेक्टली यूज़फुल टू अस। इनडायरेक्टली हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है नाइट्रोजन। नेक्स्ट गैस है ऑक्सीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये गैस। इट इज़ द सेकंड मेजर गैस। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन जो है सेकंड नंबर पर आती है मेन गैसेस के अंदर, और वॉल्यूम कितना है इसका? अप टू अबाउट 21% ऑफ द एयर। एयर के अंदर 21% जो शेयर है वो ऑक्सीजन गैस का है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वेदर ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग हो चाहे एनिमल्स हों, इनहेल ऑक्सीजन। क्या इनहेल करते हैं हम लोग? ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग एयर टू स्टे अलाइव। जिंदा रहने के लिए हम अपने सराउंडिंग में जो हवा विद्यमान है, ऑक्सीजन हमारे पास है, उसको हम इनहेल करते हैं, तभी हम जिंदा रहते हैं। थस ऑक्सीजन इज़ नोन एज लाइफ सपोर्टिंग गैस। तो ऑक्सीजन हमारे लिए क्या है? लाइफ सपोर्टिंग गैस। द एटमॉस्फेयर इज़ कंटिन्यूसली रिप्लेनिश्ड ऑफ ऑक्सीजन। तो एटमॉस्फेयर जो है कंटिन्यूसली क्या करता है? रिप्लेनिश करता है ऑक्सीजन को बाय द ग्रीन प्लांट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो हैं क्या करते हैं? ग्रीन प्लांट्स जब वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं तब वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, रिप्लेनिश करते हैं, एंड दिस कीप्स ए हेल्दी बैलेंस। और उसी की वजह से हवा के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर बैलेंस बना रहता है, ऑक्सीजन का जो है उसका बैलेंस रहता है। अगर ज़्यादा पेड़ पौधे, तभी तो कहते हैं ना कि प्लांट्स ज़्यादा लगाने चाहिए। जितनी पॉपुलेशन है वर्ल्ड के अंदर, उससे ज़्यादा जो है प्लांट्स होंगे, तब जाकर बैलेंस बनेगा। क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जो ग्रीन पार्ट होता है प्लांट के अंदर, उस ग्रीन जो पार्ट है वो क्या करता है? रिलीज़ करता है, एक्सेल करता है ऑक्सीजन को, और वो ऑक्सीजन हमारे लिए क्या है? एक लाइफ सपोर्टिंग गैस है। और प्लांट्स क्या करते हैं? वो बैलेंस बनाकर रखते हैं। देयरफॉर ग्रोइंग ऑफ ट्रीज़ और बुशेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई इन द एयर। इसलिए जो ट्रीज़ के हैं या बुशेस हैं उनको हमें ग्रो करना चाहिए,
ताकि वो मेंटेन करें एक बैलेंस को, ऑक्सीजन के बैलेंस को, और उनकी हवा के अंदर सप्लाई प्रॉपर होती रहे। नेक्स्ट थर्ड इम्पॉर्टेंट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 भी बोलते हैं इसको। ऑल्दो इट कॉन्स्टिट्यूट अ वेरी स्मॉल परसेंटेज, कितना था ये, दैट इज़ 0.03% ऑफ द एयर के अंदर सबसे कम मात्रा में CO2 पाई जाती है, 0.03। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट गैस इन मेंटेनिंग द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स ओवर द अर्थ। अब ये गैस क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे जो प्लांट्स का साइकिल है, लाइफ साइकिल है, वो मेंटेन होता है। जैसे ह्यूमन का जो है साइकिल कंप्लीट होता है ऑक्सीजन की वजह से, तो प्लांट्स का होता है CO2 की वजह से साइकिल कंप्लीट होता है। क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, डाइऑक्साइड जो CO2 है उसको इनहेल करते हैं, ठीक है, और हम किसको इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को, और बदले में क्या छोड़ते हैं, CO2। अब प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 वही ह्यूमन बीइंग से लेकर एक्सेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन। तो ये बैलेंस जो है तभी बना रहता है जब प्रॉपर क्वांटिटी में, जो साइंटिफिक नॉर्म्स है ना, साइंटिस्ट कहते हैं कि 33% फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए अर्थ के ऊपर अगर हम इकोलॉजिकल बैलेंस चाहते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अब्जॉर्ब्स हीट ऑफ द सन और वार्म्स ऑफ द लोअर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। CO2 क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, जो सन जो हीट है उसको एब्जॉर्ब यानी कि अपने में समा लेता है, और फिर क्या करता है, वार्म्स करता है लोअर एटमॉस्फेयर को, जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, उसको वार्म करता है। ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स रिलीज CO2 ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन भी प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स जो है वो ग्रोथ करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। तो जो ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स का जो रेस्पायरेशन सिस्टम है वो क्या है, ह्यूमन बीइंग रिलीज़ करते हैं CO2 को और एनिमल्स रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन को। ग्रीन प्लांट्स ड्रॉ दिस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड यूटिलाइज इट। जैसे ही हम CO2 एक्सेल करते हैं तो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, यूटिलाइज करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ग्रीन प्लांट के अंदर, तब ये प्रोसेस जो है रेस्पायरेशन की होती है। इन दिस वे अ बैलेंस इज मेंटेन्ड इन द एटमॉस्फेयर। इस तरीके से एक बैलेंस जो है मेंटेन हो जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर। इफ़ द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर इन द एयर, यदि CO2 हवा के अंदर ज़्यादा हो जाए, वैसे तो ये कितनी है 0.03%, अगर अर्थ के ऊपर पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ता है तो CO2 बढ़ जाती है। इट कैन एडवर्सली इफेक्ट, इसका फिर बुरा प्रभाव पड़ता है लिविंग बीइंग पर। सिंस द कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ अ प्रॉपर्टी टू एब्जॉर्ब हीट, इसमें जो है क्या इम्पोर्टेंट फीचर है कि ये हीट को एब्जॉर्ब करती है CO2। ये किसकी खासियत है, इट इंक्रीजेज टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करती है, विच इज़ in turn increase the temperature over the earth surface. This is cause of global warming। तो अगर CO2 ज़्यादा हो जाती है तो उससे क्या होगा, अर्थ का जो टेम्परेचर है सरफेस का और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। इट इज़ अ थ्रेटनिंग द लाइफ सपोर्ट सिस्टम ऑफ दिस प्लैनेट। तो ऐसा अगर होता है फ्यूचर में, ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल नहीं होती, तो ये एक थ्रेटनिंग होगी, क्योंकि इससे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम जो प्लैनेट का है वो अनबैलेंस हो जाएगा। तो डू यू नो में देखें, ग्लोबल वार्मिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय मिनिमाइजिंग द यूज़ ऑफ CO2, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। CFC की फुल फॉर्म क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और मीथेन। ये तीनों जो हैं हमारे लिए हार्मफुल हैं अगर इनका वॉल्यूम एयर के अंदर बढ़ जाता है। ओके बेटा, ये टॉपिक यहीं तक था। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।